नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित करकरे। बैच फ्लावर थेरेपी हिंदी में इसके सत्र 3 में आप सबका स्वागत करता हूं। पहले सत्र में हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी जानकारी ली थी। दूसरे सत्र में हमने 5 रेमेडीज देखे थे जो डर को ट्रीट कर रहे थे या फिर डर इस भावना के लिए उचित थे। इस बार हम थोड़ा सा आगे जाके 2 रेमेडीज और देखेंगे जो अकेलापन को दर्शाते हैं या फिर उस अकेलापन के लिए दिए जाते हैं। लेकिन इससे पहले काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कितने फ्रिक्वेंटली ये वीडियोस आ जाएंगे। स्पेशली ये हिंदी के जो वीडियोस है वो थोड़े से लेट आ गए क्योंकि मराठी के वीडियोस आगे जा रहे थे। वो तो 5 वीडियोस हो चुके हैं और हम आज भी तीसरे वीडियो पे ही अटके हुए हैं हिंदी में। तो मेरी एक कोशिश रहेगी कि हिंदी और मराठी दोनों बिल्कुल साथ साथ जाए। तो मैं आज, क्योंकि आज रविवार है, तो आज शायद मैं तीनों एपिसोड्स रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा और हफ्ते में एटलीस्ट 2 एपिसोड आ जाए, ये मेरी कोशिश रहेगी। क्योंकि मैंने कहा पहले भी कि 15 से 20 एपिसोड्स का ये प्लान है, बेसिक से एडवांस सब डिस्कस करने का। तो आई थिंक ये 15-20 एपिसोड्स अगर लाने हैं तो हफ्ते में 2 एपिसोड्स आ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो 3-4 महीनों में ये सब कंप्लीट हो जाएगा। बीच बीच में हम क्वेश्चन आंसर सेशंस भी ले रहे हैं गूगल फॉर्म के ज़रिए। मेरी आपसे एक विनती है कि गूगल फॉर्म्स के ज़रिए आपके जो क्वेश्चंस है वो मुझ तक आप पहुंचा दीजिए। गूगल फॉर्म की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जो रहता है उसमें दी गई है। अगर वो नहीं आपको मिले तो मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं कमेंट्स में एक बार फिर से आपके लिए पोस्ट कर दूंगा। अगर आपने गूगल फॉर्म पे क्वेश्चन पूछा तो उसका एक एडवांटेज रहेगा कि सब क्वेश्चंस मेरे पास इकट्ठा हो जाएंगे ताकि मैं उन सबको आंसर कर सकूं। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन आंसर सेशन किया था जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने मराठी में आंसर किए थे। उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी में ज़्यादा कुछ मैं आंसर नहीं कर सका। आप काफ़ी समझदार और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है। अ, मन के काफ़ी आप अच्छे हो क्योंकि 2 लोगों ने तो मुझे कहा कमेंट्स लिख के कि हम अभी मराठी सीख रहे हैं ताकि आपसे आप जो भी बोल रहे हैं वो हम समझ सके। तो मैं हिंदी सीख रहा हूँ ताकि आपको मैं हिंदी में ये सब सिखा सकूँ। आपने मराठी सीखा तो और भी अच्छा हो जाएगा। जितनी भाषाएं हमें आए उतनी अच्छी रहेगी क्योंकि उतनी कम्युनिकेशन बढ़ती है। लेकिन मैंने अभी गूगल फॉर्म में एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया है कि आपको कौन सी भाषा में इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हिंदी और मराठी बोलने वाले लोग भी अंग्रेजी में क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन उनको वो मराठी और हिंदी में अगर उनका आंसर आ जाए तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। सो आई हैव एडेड वन मोर क्वेश्चन इन द गूगल फॉर्म कि आपको कौन सी भाषा में इसका आंसर चाहिए। तो उस भाषा में आंसर पहले आएगा और बाकी की भाषाओं में बाद में आएगा उस क्वेश्चन का। एक और फिर हिंदी के लिए, क्योंकि मैंने वो सब मराठी में आंसर किया तो आई विल बी पोस्टिंग वन वीडियो इन हिंदी जो उन सब गूगल फॉर्म्स के क्वेश्चंस का आंसर हिंदी में दे देगा। बट दैट विल बी अ नॉट विल दैट वोंट बी अ लाइव सेशन, इट विल बी अ रेगुलर वीडियो, लेकिन वो मैं पोस्ट कर दूंगा एक दो दिन में। तो हफ्ते में 2 बार आपसे मिलने की तो कोशिश रहेगी, लेकिन देखते हैं क्योंकि काफ़ी बाकी की चीज़ें भी चलती रहती है। तो हमने 2-3 चीज़ें देखी थे पहले, तो उसका थोड़ा सा रिकैप ले लेंगे। पहले हमने देखा था कि हेल्थ एग्जैक्टली क्या है, डिस ईज कैसे पैदा होता है जब हम एनवायरनमेंट के साथ ताल्लुकात रखते हैं, उसके साथ कॉन्स्टेंटली कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम रिएक्ट करते रहते हैं। अभी जैसे यहाँ से धूप आ रही है, अगर ज़्यादा धूप आ गई तो मैं कर्टन्स नीचे ले लूँगा। तो दिस इज़ माई रिएक्शन टू द एनवायरनमेंट। और ऐसे ही रिएक्शन हमारे चलते रहते हैं। कोई हमसे अच्छी बात करता है, हमें आनंद होता है। कोई हमसे बुरी बात करता है, हमें दुख होता है, हमें क्रोध आता है। सो हमारे नेचर के अनुसार कई सारी पॉजिटिव या फिर निगेटिव भावनाएं हम में आती है, और वो अगर निगेटिव भावनाएं रिजॉल्व नहीं हो पाई तो फिर हम डिसीज़ में चले जाते हैं। और उन निगेटिव भावनाओं को जो रिजॉल्व नहीं हो पाई है, व्हाट वी कॉल इट अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशंस, उन अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशंस को अगर हमने
फ्लावर रेमेडी से ठीक कर दिया तो उसको हम हीलिंग बोलते हैं। लेकिन ये जो अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशंस रहती है वो भी हमारे नेचर के अनुसार एक पैटर्न में रहती है। सो कई बार हमारा एक पैटर्न बनता है कि हमें बार बार किसी बारीक छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आ जाता है। जैसे किसी को अगर किसी ने टोका या फिर किसी को ना कहा तो जल्दी गुस्सा आ जाता है। अब अगर ये पैटर्न बना है तो फिर रैशनल थिंकिंग या फिर विवेकी विचार, इनका अगर हमने यूज़ किया तो ये जो धारणाएं रहती है, बिलीव्स को हम धारणाएं बोलते हैं, आपने ही सिखाया मुझे ये शब्द। तो वो जो धारणाएं रहती है हमारे उन पे अगर हमने काम किया तो ये निगेटिव इमोशंस जो है हमारे, नकारात्मक भावनाएं या फिर नकारात्मक विचार या फिर नकारात्मक कृतियाँ, इनमें काबू पाने के लिए ज़्यादा आसानी हो जाती है। सो रैशनल थिंकिंग और पाँच फ्लोर रेमेडीज़, ये दोनों को मिला के अगर हमने काम किया तो जल्दी से जल्दी हम हेल्थ के तरफ जा सकते हैं, विच इज़ नॉट जस्ट मियर एब्सेंस ऑफ डिसीज जैसे डब्ल्यू ने कहा है, लेकिन इट्स अ कंप्लीट बैलेंस एट फिजिकल मेंटल एंड सोशल। सो इट्स अ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हमने फियर रेमेडीज देखी थी, जो 5 थी। हमने डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर देखा था लास्ट टाइम, जिसका मतलब है कि जो फूल या फिर पौधे हैं उनका जो बॉटनिकल नेचर है, बॉटनिकल उनके जो विशेषताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उसका ही ताल्लुक मानवीय स्वभाव के साथ जोड़ के डॉक्टर बैश ने डिसाइड किया या फिर एक्सपेरिमेंट्स किए कि इस दवाई को, इस फूल से बनी हुई दवाइयों को किस प्रकार के मानवीय स्वभाव के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ ही केम विथ कि कौन सी फूल या फिर कौन सी भावना के लिए कौन सा फूल इस्तेमाल किया जाए। तो ऑब्वियसली इन सब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा और हम जानेंगे जो हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे उसमें। डॉक्टर यूनिवर्स सिग्नेचर के लिए भी चौथे वीडियो में और कुछ है। लेकिन उससे पहले और पहले बार बार जो रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि ये तीसरा भाग है और रिकैप हम लेते हैं, लेकिन पूरे 1 घंटे का रिकैप हम 5 मिनट में लेते हैं। सो जिसने भी पहले 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं, वो एक मेरी विनती है कि पहले से अभी तक के वीडियोस प्लीज़ देखिए, क्योंकि फिर आपको वो सीक्वल समझ में आ जाएगा, कुछ आपका छूट नहीं जाएगा पीछे। और अगर वो छूट गया तो शायद आपको इस एपिसोड में जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो शायद आपको नहीं समझेगा ठीक से या फिर पूरी तरह से। सो प्लीज़ पहले 1 2 3 4 5 ऐसे पूरे सीरियल में अगर आप एपिसोड देखेंगे तो बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। सो हमने 5 रेमेडीज देखे थे फियर के। स्पेसिफिक फियर के लिए मिमुलस था, कॉजलेस फियर्स के लिए एस्पेन था, टेरर और पैनिक जो काफ़ी स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक फियर लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी में है, उसके लिए रॉकरोस था। अपने ऊपर, अपने पे या फिर अपनी भावनाओं पे, अपने कृति पे या फिर किसी भी बात पे हमारा जो संयम रहता है, हमारा जो कंट्रोल रहता है, वो कंट्रोल लूज होने की जो फियर रहती है उसके लिए चेरी प्लम था। और दूसरों के, ये जो अपने लोग हैं आजू बाजू में, अपनी फैमिलीज है, अपने फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उनके बारे में जो चिंताएं रहती है, जो वरीज रहती है, उसके लिए रेड चेस्टनट था। अगेन ये रिकैप है, इनके बारे में अगर ज़्यादा जानना है तो सेकंड एपिसोड देखिए हमारा, उसमें इन सभी रेमेडीज़ के बारे में काफ़ी विस्तृत से हमने चर्चा की है। एक सवाल लेकिन आ रहा था बार बार कमेंट्स में या फिर गूगल फॉर्म में कि हम मिमुलस और एस्पेन एक साथ दे सकते हैं क्या। ये जो 38 रेमेडीज़ है और रेस्क्यू रेमेडी 39th, ये 38 रेमेडीज़ की कौन सी भी 2 या 3 रेमेडीज़ आप एक साथ दे सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये रेमेडी इसके साथ नहीं दी जा सकती या फिर ये रेमेडी का इसके साथ कोई झगड़ा है। मिमुलस और एस्पेन कई बार एक साथ देना पड़ता है क्योंकि मिमुलस और एस्पेन की जो डर है, स्पेसिफिक फियर और नॉन स्पेसिफिक फियर, वो कई बार किसी सिचुएशन में एक साथ आ जाते हैं। अगर वो दोनों डर आपको लगे किसी केस में है तो दोनों रेमेडीज एक साथ दे दीजिए। कई बार ऐसे हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आता कि कौन सी रेमेडी दे दें, ये स्पेसिफिक फियर है या नॉन स्पेसिफिक फियर है। अगर ऐसा झमेला है मन में तो कई लोगों ने मुझे पहले भी बताया था कि वहाँ अगर आप स्क्लेरेंथस ले ले तो जो 2 ऑप्शन है उसमें से चूज करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो स्क्लेरेंथस दे सकते हैं, ऐसे स्क्लेरेंथस आप ले सकते हैं कि ताकि आपको चूज करने में आसानी हो जाए, चयन करने में कि मिमुलस देना है या एस्पेन देना है। लेकिन
अगर अगर कभी ऐसे हो गया कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों में से कौन सी दे दे, तो मैंने शुरुआत में ऐसे किया था तो कि दोनों में दे देता। ठीक लगना पेशेंट को ज़्यादा पहले प्रायोरिटी है वो हमारी, बाद में हम सोचेंगे कि इसमें से कौन सी ज़्यादा अच्छी थी। कई बार मैंने ऐसे किया है कि म्यूलोस और एस्पेन दोनों दिया है, उनको जब ठीक लगा 20-30% तो नेक्स्ट टाइम मैंने सिर्फ म्यूलोस दे के देखा, उसके बाद सिर्फ एस्पेन दे के देखा, एंड देन रेस्ट्रोस्पेक्टिवली मैंने मैंने ये जाना कि ये देना था या ये देना था। ऐसे भी कर सकते हैं। फियर की जो एक रेमेडी थी चेरी प्लम, उसका हमने सिराटो रेमेडी की का जिक्र किया था दूसरे सेशन में। जो मैंने सबसे पहली जो प्रिस्क्रिप्शन दिया था वो सिराटो का था। उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, तो मुझे लगा कि यार ये बैच फ्लावर रेमेडीज़ पढ़ते हैं। तो मैंने सब बैच फ्लावर रेमेडीज़ पढ़े, और उसके बाद हमेशा एक केस ऐसी आ जाती है आपको आपके तरफ शुरुआत में, कि जो आप उसको रेमेडीज़ दे देते हो और उसका रिजल्ट इतना अच्छा आ जाता है, आपके कल्पना के भी पार, आपके एक्सपेक्टेशंस के भी आगे, कि आपको उस पर बिल्कुल विश्वास होना शुरू हो जाता है। मैंने एक वीडियो बना था पहले अंग्रेजी में, कि व्हेन डू यू स्टार्ट बिलीविंग इन रेमेडीज, तो आपका विश्वास कब शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि ये विश्वास तब शुरू हो जाता है जब आप कोई किसी को कुछ रेमेडी देते हो, और आपके जो अपेक्षाएं हैं आपकी, उसके भी दूनी दिगनी अगर आपको रिजल्ट मिले, तो आपको पता चलता है यार यही ये काफ़ी अच्छी रेमेडीज़ है। तो वैसे मेरे साथ हुआ था चेरी प्लम में। मेरे पास एक लेडी की केस आ गई थी कि शी वॉज अ मदर, और उनको एक बेटी थी, जो बेटी एपिलेप्सी के लिए मेरे पास होम्योपैथी की ट्रीटमेंट ले रही थी। तो फादर ने कहा, मुझे पूछा कि इनके माँ को कुछ दवाई दे सकते हैं क्या, क्योंकि वो काफ़ी गुस्सा करती है, उनका गुस्से पे बिल्कुल अपने आप पे काबू नहीं रहता, और गुस्से में वो कुछ भी कर सकती है। ये 7-8 या 9 साल की बेटी थी जिसको एपिलेप्सी थी। एपिलेप्सी यानी फिट्स या कन्वर्जेंस। और उस बच्ची का जब वो होमवर्क लेती थी शाम को, तो कुछ भी गलत वो बच्ची कर दे, तो वो बिल्कुल जो हाथ में आए उससे वो उसको मारती थी। सिर्फ बेटी पे गुस्सा नहीं होता था, सब पे गुस्सा हो जाता था, घर पे भी सबके साथ, नेबर्स के साथ उनका झगड़ा था। इतना ही नहीं, अगर वो बाइक से अगर जा रहे हैं रास्ते पे और किसी ने ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो नहीं किया, या फिर कुछ गलती गलती हो गई किसी से भी रास्ते पे, तो वो रास्ते में भी वो जो दूसरे पैसेंजर्स रहते हैं बाजू में, उनसे के साथ भी झगड़ा करती थी। बिल्कुल वो हाथापाई पे आ जाता था। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था लोगों के लिए। वो लेडी को भी लगता था कि ये काफ़ी अच्छी बात नहीं है। कई बार वो मारती थी बच्ची को, उसके बाद रोती थी, उसको सॉरी बोलती थी, लेकिन क्या करें, अभी इतना मारने के बाद अगर आप सॉरी बोलते हो तो उसका क्या यूज़ है। सो ऑब्वियसली उनको एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए थे, उन्होंने दवाई भी दी से उससे वो शांत हो गई थी, लेकिन वो काफ़ी उनको नींद आती थी उस दवाइयों से। तो उन्होंने कहा मुझे कि वो दवाइयाँ हमें नहीं देनी है, आप अगर कुछ दे सकते हो तो दे दीजिए। मैंने काफ़ी 2-4 रेमेडीज़ ही मुझे याद थी तब। तो मैंने कहा कि ये फ्लावर रेमेडीज़ है वो मैं दे सकता हूँ, क्योंकि होम्योपैथी में मुझे अचानक से कुछ याद नहीं आया कि क्या देना है। तो मैंने उनको चेरी प्लम दिया था, और शायद हॉली दिया था, या फिर ओनली चेरी प्लम दिया था। और उन्होंने कहा कि क्या हो जाएगा इससे, कितना गुस्सा कम हो जाएगा। तो उनका जो गुस्से का इंटेंसिटी था वो इतना था कि मुझे मालूम नहीं था कि ये दवाइयाँ कितना असर दिखाएगी। तो मैंने उनको कहा देखते हैं, हम ऐसे ट्राई कर रहे हैं कि इन दवाइयों का, लेकिन 10-20% अगर फ़र्क आ गया तो भी काफ़ी हो जाएगा। सो वो हस्बैंड बोले थे, हाँ हाँ, अगर उसने मारना भी बंद किया कर दिया और रास्ते पे अगर झगड़ा करना बंद किया तो भी ठीक, मैं काफ़ी हो गया मेरे लिए। बाकी हम पे अगर गुस्सा करे तो ठीक है, आप वो हमें अभी आदत ही हो गई है। तो दवाई दे दी थी मैंने, और आई थिंक एक कुछ महीनों में, 2 या 3 महीनों में उनका गुस्सा इतना कम हो गया, उनका इतना अपने आप पे काबू आ गया कि मैं भी चकित हो गया कि अरे यार कितनी अच्छी दवाइयाँ काम करती है ये। और अब तो ये है, आई थिंक अभी तो 10-12 साल हो गए, ज़्यादा ही उससे ही। और वो बिल्कुल उनका गुस्सा कंट्रोल में आ गया है। वो गुस्सा करती है लेकिन किसी को मारती नहीं है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करती, एंड शी कैन कंट्रोल ओवर हरसेल्फ। तो ये चेरी प्लम था। ये देखने के बाद मुझे लगा दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, क्योंकि मुझे बिल्कुल इस रेमेडीज पर विश्वास हो गया कि यार ये दवाइयाँ मैजिकली असर दिखा सकती है।
दूसरी बात, क्योंकि कई बार कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि वो इंडियन रेमेडीज़ दे दें या फ़ॉरेन की रेमेडीज़ दे दें। मेरे जो पहले 5-6 सालों में जो अच्छे-अच्छे अनुभव हैं मुझे, वो सब इंडियन रेमेडीज़ ही तब मिलते थे। तब तो सिर्फ़ भंडारी थे और जिनके रेमेडीज़ मिलते थे। अब तो सेंट जॉर्ज और बाकी भी काफ़ी सारे रेमेडीज़ आ चुके हैं। लेकिन उन्हीं दवाइयों से काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मुझे मिले, जिससे मेरा विश्वास उनके ऊपर आ गया। तो दवाइयाँ कौन से कंपनी की है, इंडियन है या फॉरेन वाली है, वो उतना मायने नहीं रखता। आप कितनी सही दवाइयाँ चूज़ करते हो, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। तो ये उसके बाद ये सवाल आ जाता है कि आर बैच फॉर रेमेडीज इनफ टू अचीव द डिजायर्ड चेंज इन द पर्सनैलिटी। मुझे अगर मेरी पर्सनैलिटी चेंज करनी है, मैं मुझे अगर प्रोक्रेस्टिनेशन की तकलीफ है कि मैं बार बार टालते रहता हूँ, जो मैं करता हूँ हमेशा, कि दो वीडियोस डाले मैंने हिंदी के, और तीसरा चौथा डालने में अभी कितना, दो आई थिंक एक डेढ़ महीना, एक डेढ़ हफ्ता चला गया बीच में। तो वो हाँ ठीक है, कल कर देंगे, कल कर देंगे, ये हो जाता है। लेकिन उसके लिए सिर्फ फ्लावर रेमेडीज ले ले या फिर और भी कुछ करे। तो मेरा ऐसा अनुभव है कि फ्लावर रेमेडीज से आप बिल्कुल चेंज ला सकते हो अपनी पर्सनैलिटी में। लेकिन उसके साथ, जैसे मैंने रिकैप में कहा, उसके साथ अगर आप रैशनल थिंकिंग या फिर विवेकी विचार पे अगर आप काम करें, आपकी जो धारणाएं हैं आपके मन में, उसमें से जो अविवेकी धारणाएं हैं उनमें अगर आप काम करें उन पे, तो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा फास्ट रिजल्ट आप देख सकते हो। उसके साथ बैच फॉर रेमेडीज और उसके साथ रैशनल थिंकिंग या फिर रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, REBT, जो हम सीखने वाले हैं। सो बैच फॉर रेमेडीज कैन रिजॉल्व अनरिजॉल्व नेगेटिव फीलिंग स्टेट्स, लेकिन रैशनल थिंकिंग बिलीफ पैटर्न पे काम करेगा, धारणाओं के पैटर्न पे काम करेगा। और इनमें उन धारणाओं को अगर हमने ब्रेक कर दिया, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा जल्द हम निगेटिविटी को हम उससे बाहर आ सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मुझे अगर कुत्ते से डर लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसी मेरी धारणा है कि हर कुत्ता काटता है और अगर कुत्ते ने काट लिया तो आदमी मर जाता है। अगर मेरी ये धारणा है, तो उस धारणा की वजह से जब भी मैं किसी भी कुत्ते को देखता हूँ तो मुझे डर लगेगा। अगर मैंने मिमुलस ले लिया या फिर रॉकरोज ले लिया, जो भी मेरी इंटेंसिटी है, तो वो डर कम हो जाएगा, लेकिन वो मेरी धारणा वैसे ही रहेगी कि कुत्ता काटता है और काटने के बाद डर, हर कोई आदमी मर जाता है। तो वो धारणा के पैटर्न पे, वो विचार के पैटर्न पे मुझे काम करना पड़ेगा कि हर एक कुत्ता काटता नहीं है, या फिर किसी ने भी काट भी लिया तो भी कोई मरने की आशंकाएं काफ़ी कम होती है, क्योंकि हमारे पास अभी वैक्सीन है। तो कुत्ते ने काट लिया इसलिए कोई मर गया, ये काफ़ी रेयर चीज़ें हैं अभी। तो इसलिए अगर ये मैंने ये कर दिया, काम कर दिया, या फिर बिहेवियरल जो टेक्निक्स रहते हैं कि कुत्ते पे जैसे बोलते हैं ना कि सिस्टमेटिक तरीके से हमने अगर हम कुत्ते के पास गए, उसको उस पे हाथ ये किया, हमने टच किया कुत्ते को, एंड देन वो धारणा और अच्छी तरीके से चली जाएगी कि यार हर कुत्ता काटता नहीं है, कुछ कुत्ते, या फिर इनफैक्ट 99% ऑफ द कुत्ते या फिर डॉग्स काफ़ी दे आर वेरी लविंग एंड दे आर वेरी अफेक्शनेट। सो आपने मेरे पास, हाँ, हमारा भी एक, वी हैव अ पेट डॉग। तो जो मैंने देखा है कि जितना आप प्यार करते हो उससे तिगुना, 4 गुना, 4 गुना प्यार वो कुत्ता आपको करता है। सो अगर ये धारणाएं बदल दी तो फिर वो बिल्कुल डर चला जाता है, फिर आपको मिमुलस की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। सो मिमुलस अगर ले लिया तो वो धीरे शायद 4 महीने में चला जाएगा। अपनी धारणाओं पे काम किया तो भी 4 महीने में चला जाएगा। लेकिन अगर दोनों एक साथ लिए तो शायद 2 महीने में चला जाएगा सब कुछ। तो ये धारणाएं क्या होती है, ये क्या रैशनल थिंकिंग क्या है, या फिर ये नेगेटिव इमोशंस हम क्यों इस पे जाते हैं। तो इन सब का अगर हमने एक बेसिक कंसेप्ट दिया तो वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का कंसेप्ट है। हम सब, स्पेशली जो शहर में रहता है, उन सब ने ट्रैफिक का काफ़ी अनुभव लिया है कि बिल्कुल अभी इरेटिक ट्रैफिक हो गए। पूना में, बम्बई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, आप कहीं भी जाए, बैंगलोर में जाए, ट्रैफिक हॉरिबल है अभी। कोई भी कैसे भी चलाता है, कोई भी शायद ट्रैफिक के रूल्स सब कोई फॉलो नहीं करता। आपने फॉलो किए तो भी कोई आपको आके धक्का दे देता है और फिर आपको ही डांटता है। सो ये सब चीज़ें चलती रहती है। अलग अलग प्रकार के रिस्पॉन्सेस रहते हैं, ट्रैफिक सेम है, लेकिन कुछ लोगों को गाड़ी चलाने में डर लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं किसी को धक्का ना दे दूं, किसी को मैं हर्ट ना कर दूं, तो उनको डर रहेगा।
उसी ट्रैफिक में किसी को गुस्सा आ जाता है कि क्यों नहीं ये लोग अपना अपना ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। और कोई आदमी रहता है तीसरा, जिसको बिल्कुल कोई डर भी नहीं लगता, उसको गुस्सा भी नहीं आ जाता। वो बोलते हैं यार ठीक है यार, ये तो चलता रहेगा, इंडिया में है तो लोग ट्रैफिक नहीं फॉलो करेंगे, तो हम चलते जाएंगे वैसे ही। और वो बिल्कुल बिना अफेक्ट हुए अपना ट्रैफिक में से अपनी गाड़ी निकाल लेता है। सो स्टिमुलस वही है, वही ट्रैफिक है, वही रास्ता है, वही ट्रैफिक जैम है, लेकिन तीनों का रिस्पॉन्स अलग है, क्योंकि ट्रैफिक जैम लोगों की जो कैजुअलनेस है उसकी तरफ देखने का नज़रिया तीनों का अलग अलग है। सो दिस इज़ व्हाट रैशनल थिंकिंग इज़। आपने अगर नज़रिए को अगर चेंज कर दिया किसी भी चीज़ को देखने का, जैसे मैंने कहा कि डॉग को देखने के बाद मुझे मेरा अगर नज़रिया है कि ये हर एक डॉग मेरे मुझको काटने ही वाला है, तो ऑब्वियसली मुझे डर लगेगा। लेकिन मैंने वो नज़रिया बदल दिया और हर कोई डॉग काटता नहीं है। काफ़ी सारे डॉग्स काफ़ी कंपैशनेट, प्यार भरे रहते हैं। ऐसे अगर मैंने अगर मैंने रखा या फिर बदल दिया, तो हर एक डॉग से मुझे डर नहीं लगेगा। सो नज़रिया आप चेंज करो, आपका रिस्पॉन्स चेंज होता है। नज़रिया आप चेंज करो, आपकी भावनाएं चेंज होती है। नज़रिया आप चेंज करो, आपको उससे कितनी तकलीफ होगी, ये ये चेंज हो जाता है। हमने यही नज़रिया देखा था 2 साल जो लॉकडाउन में हमने गुजारे। कुछ लोग इतने डर गए थे कि बिल्कुल उन्होंने बाहर देखना भी बंद कर दिया था। कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको लग रहा था ये कोविड वगैरह सब झूठ है, और वो बिल्कुल बिना मास्क पहने भी घूमते थे, उनको भी कोविड हो गए। और कुछ लोग थे जिन्होंने बैलेंस्ड तरीका अपनाया था कि ठीक है, कोविड से डरना नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी जो सावधानियां हैं वो बरतनी है। सो स्टिमुलस वही था, कोविड वैसे ही था दुनिया भर में, लेकिन हर एक का उसकी तरफ देखने का जो नज़रिया था, उससे उनके रिस्पॉन्सेस, उनमें जो निगेटिव पॉजिटिव भावनाएं उसमें से आ रही है, उनकी कृतियां जो निगेटिव और पॉजिटिव हो रही है, वो उससे पूरा चेंज होती रहती थी। यही जिंदगी का नियम है कि आपके साथ कुछ भी हो जाए, उसको आप कैसे देखते हो, किस नज़रिए से देखते हो, उस पर निर्भर रहेगा कि आपको कितनी प्रकार की निगेटिव या पॉजिटिव फीलिंग्स आ जाएगी। ये हमारा वो कुत्ता भौंक रहा है, अगर आप सुन पा रहे हो तो। और ये कुछ नई बात नहीं है। गौतम बुद्ध जी जो काफ़ी बड़े फिलोसोफर है और काफ़ी एक आई थिंक द वन ऑफ द मोस्ट रैशनल रिलीजन सेक्ट्स एंड जो पंथ है, जिनको जिनका उन्होंने उगम किया, उनकी ये उनके प्रवचन में से ये एक वाक्य है कि वी आर वॉट वी थिंक, ऑल दैट वी आर अराइजेस फ्रॉम आवर थॉट्स, विथ आवर थॉट्स वी मेक द वर्ल्ड। हमारे जो विचार हैं, हमारी जो धारणाएं हैं, हमारा जो नज़रिया है, वही हमें बनाता है। और अगर हमें दुनिया को बदलना है, वही हमारी दुनिया है। अगर हमें दुनिया को बदलना है तो हमारा नज़रिया हमें बदलना पड़ेगा, हमारे विचार, हमारी धारणाएं। और अगर नज़रिए को हमने बदल दिया, तो पूरा संसार भी बदल जाएगा। क्योंकि आप अगर भगवान बुद्ध जी का ही अगर आप उदाहरण ले लें, तो उनको कोई भी क्रोधित वगैरह कोई भी उनके पास आता था, तो वो शांति से उनसे मिलते थे, और वो आदमी भी शांत हो जाता था, क्योंकि उनको कोई भी आज ही सुबह मैंने ट्विटर पे एक रमन महर्षि नाम के एक बड़े साधु थे दक्षिण भारत में। उनको किसी ने पूछा कि औरों के साथ कैसे बर्ताव किया जाए, दूसरों के साथ। तो उन्होंने कहा दूसरे कौन है यहाँ पे, कोई नहीं है दूसरा, सब हम ही हैं। ये अगर नजरिया हमने अगर क्या बोलते हैं ना, इसको अगर हमने अपना लिया, इस नजरिए को अपनाना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि इसको एग्री करना या फिर ना कि इसको सिर्फ कहना। उसको अपनाना पड़ेगा, अंदर से वो लाना पड़ेगा। ये अगर अपना लिया तो फिर सब अपने ही हो जाएंगे, सब हम ही हैं। तो मैं अगर किसी पे गुस्सा कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप पे ही गुस्सा कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा ही रूप है। अगर हमने धारणा या फिर नज़रिया अगर अपना लिया, तो फिर कहाँ निगेटिव इमोशंस, कहाँ क्या, कुछ भी नहीं। सो एनीवे, ये था थोड़ा सा रैशनल थिंकिंग पे थोड़ा सा और विचार।
आगे जाते हैं और दो रेमेडीज हमें देखनी है, एक्चुअली तीन रेमेडीज है अकेलेपन को दर्शाने वाली, लेकिन उसमें से दो रेमेडीज हम आज देखेंगे और तीसरी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्योंकि वो तीसरी थोड़ी सी बड़ी है तो बाद में देखेंगे। लेकिन कोई भी रेमेडी डिस्कस करने से पहले ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल रेमेडी का नाम नहीं आपको याद रखना है। ये सबसे बड़ा क्लू है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि रेमेडीज का नाम नहीं याद रखना है, सिर्फ वो रेमेडी किस प्रकार के भावना के लिए, किस प्रकार के सिचुएशन के लिए दी जाती है वही याद रखना है। वो जो नाम है वो बाद में आपको बता दूंगा कि वो नाम कैसे याद आ जाए, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है कि यार इस भावना को, इस सिचुएशन के लिए, इस क्राइसिस के लिए हमारे पास दवाइयाँ हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कई बार ऐसे हो जाता है क्योंकि हम अभी दो दवाइयाँ ऐसे देखने वाले हैं जिनके बारे में कुछ लोगों को, उन प्रकार के लोगों के बारे में लोगों के मन में काफ़ी गलत या फिर काफ़ी निगेटिव भावनाएं रहती हैं। हमारे साथ हमारे मित्र रहते हैं, हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, उनकी नेचर हमें कई बार पसंद नहीं आ जाती। कोई ज़्यादा बोलता है, कोई बिल्कुल टोकने वाली बात करता है, कोई बार बार आपकी कोई कुछ भी छोटी सी भी आपके इसमें मिस्टेक हो गई तो वो पूरी खामियां ही निकालते रहते हैं सबकी। सो ऐसे लोग हमारे पास रह हमारे आजू बाजू में बार बार रहते हैं। कई लोग रहते हैं कि जो अपने आपके बारे में अच्छा विचार नहीं करते, वो आपके निगेटिव, आपको हानि पहुंचे, आपका बुरा हो जाए, ऐसे भी विचार करते रहते हैं। देर आर सो मेनी पीपल कि जो जिनको ऐसा लगता है कि आपको तकलीफ हो जाए, आपका धंधा बैठ जाए, आपका बिल्कुल सब धंधा चौपट हो जाए, आप बिल्कुल रास्ते पे आ जाए। ऐसे विचार करने वाले भी आपकी तरफ के लोग रहते हैं आपके हमारे आजू बाजू में। कई बार वो ओपनली बोलते हैं, कई बार वो बोलते नहीं है लेकिन मन में वही रहता है। कई लोग ऐसे रहते हैं कि बोलते हैं अच्छा लेकिन मन में उनके कुछ कपट रहता है, छल रहता है। ये लोग हमारे आजू बाजू में हैं, उनमें से कुछ थोड़े थोड़े इंटेंसिटी में हम में भी है। इसलिए वो रमन महर्षि ने कहा था कि कहाँ कोई अलग है, मैं ही तो हूँ सब जगह पे। तो हमें ये पहले सोचना है, ये पहले ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पे हीलिंग करने आए हैं, ना कि हम जजमेंट करने आए हैं। तो किसी का भी कौन सा कैसे भी नेचर रहे, वो हमारे साथ कैसे भी कितना भी बुरा बर्ताव करे, हमें उनको हील करना है। और अगर हमें हील करना है तो जो जजमेंट हम करते हैं, लोगों को जज करते हैं कि यार ये ऐसा ही है, यार वो वैसी ही है, वो तो ऐसे करेगी ना, वो तो क्या उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, मैं कुछ भी करूँ तो भी उसको उसमें ऐसे कुछ खामियां ही दिखेगी। जब हम ऐसी बातें करते हैं मन में भी, तो एक निगेटिव टोन आ जाता है हमारे मन में और वो जजमेंटल रहता है फिर हम। और जब अगर हम जजमेंटल है, अगर हम सिक्के मार रहे हैं सब पे, अगर स्टैम्प्स लगा रहे हैं कि यार ये बिल्कुल हेट्रेड वाली लड़की है, ये लड़की एकदम जजमेंटल है, ये लड़की सबकी खामियां निकालती है, ये लड़का काफ़ी ज़्यादा बातें करता है, ये अपना ही ये करता है, ये बिल्कुल सेल्फिश है। अगर हमने ऐसे स्टैम्प्स लगाने शुरू कर दिए सबके ऊपर, देन वी वोंट बी अ हीलर, क्योंकि उनके बारे में हमारे मन में कुछ पूर्व ग्रह रहेंगे। और अगर हमने वो प्रिजुडाइसेस अगर हमारे मन में है तो हम उनको हील नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको अच्छा हीलर बनना है तो न्यूट्रली उन आदमियों को देखना पड़ेगा, उन लोगों को देखना पड़ेगा, खुद को भी देखना पड़ेगा। सो यू शुड नॉट बी जजमेंटल अबाउट एनीबडी इवन फॉर योर सेल्फ। और ये जो ज्ञानेश्वर नाम के एक संत थे मराठी में, महाराष्ट्र में, उन्होंने पसायदान लिखा था। उन पसायदानों में उन्होंने पहले ही कुछ उनकी पंक्तियां ऐसी है कि जे खड़ांची व्यंकटी सांडो। उसका मतलब ऐसा है कि जो दुश्मन है उनके मन में से वो दुश्मनी को वो दुश्मनी निकल जाए, तो फिर वो अच्छे इंसान उनके अंदर अच्छे इंसान है, लेकिन उस पर दुश्मनी का कवर चला चढ़ा हुआ है, वो एक बार निकल जाए तो अच्छा इंसान उसमें से बाहर आ जाएगा। तो दुश्मन को नहीं मारना है, उसमें उसके अंदर के जो दुश्मनी है उसको मारना है। और ये वही आदमी कर सकता है जो उसको, उसके अंदर का जो अच्छा आदमी है उसके पीछे वाला, उसको देख सकता है। ये डिफ़िकल्ट है, मुझे में नहीं अभी तक जमा है, लेकिन ये सब जमाने की हम कोशिश करेंगे। वही डॉक्टर हैनीमैन जिन्होंने होम्योपैथी का जन्म किया, जिन्होंने होम्योपैथी की वो डिस्कवर है,
उन्होंने भी अपने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में कहा है कि अ फिजिशियन शुड बी एन अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। किसी भी प्रेजुडाइज, किसी भी मन में अपनी धारणाएं, ग्रह किसी के बारे में, इसके पार जाते हुए जो देख सकता है पेशेंट को, दूसरे आदमी को या फिर खुद को, वही अच्छा ऑब्जर्वर, वही अच्छा फिजिशियन बन सकता है। सो ये सब की विचार करते करते हम आगे जाएंगे और रेमेडीज को देखेंगे। तो दो रेमेडीज हैं अगर आज के। एक तो हीदर है या फिर हेदर। हेदर भी बोलते हैं, हीदर भी बोलते हैं, बोलो कुछ भी, उसका असर यही है। तो जो उसके निगेटिव क्वालिटीज है, जो निगेटिव स्टेट है हीदर की, ये कंपल्सिव सेल्फ टॉकर रहता है। सब सब अपने बारे में ही बोलना है, या फिर कुछ भी हो जाए उसको अपने तरफ ही लाके लाना है उस कॉन्वर्सेशन को, और अपना ही, क्या बोलते हैं ना, बार 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 किसी को भी बात करने की बिल्कुल एक भी चांस ना देते हुए अपनी ही बात चालू रखनी है। आप अपने लड़की के बारे में अगर उनको बोलने गए कि मेरी लड़की को 12th स्टैंडर्ड में 99% मिले, तो फिर वो अपने ही एक्सपीरियंस से बताते रहेंगे कि उनको कैसे मिले थे, फिर उन्होंने क्या किया था, उनके नेबर को कैसे मिले, उन्होंने कैसे किया। सो वो आपकी बात तो नहीं सुनेंगे। आपने कुछ अपने बारे में आप बताने आए, वो उसको नहीं सुनेंगे, अपना ही चलते रहेंगे। अगर आपने शोले पिक्चर देखी है, उसमें से बसंती देखी है, तो वो किसी के नहीं सुनती, वो अपना ही जो अपना कैसेट है वो चलाते रहती है। ये टिपिकल हीदर या हेदर वाले लोग हैं। उनका सेल्फ सेंटर्ड टॉक रहता है। मैं, मेरी फैमिली, मैंने कैसे किया है, मैंने क्या किया है, मेरा घुटना, मेरा सिर दर्द, मेरी तकलीफ है, मेरा प्रॉब्लम, ये उनका ही बोलता रहता है। दिस गोज वेरी क्लोज टू चिकरी। चिकरी भी अपने बारे में बोलेगा, अपने दुखों के बारे में बोलेगा, लेकिन उसमें सेल्फ पिटी की भावना ज़्यादा रहती है, सेल्फ पिटी का टोन रहता है कि मुझे सिंपैथी दे दो, देखो मैं कितना बुरे सिचुएशन में फंसा हूँ। किधर को सिंपैथी विम्पैथी नहीं चाहिए, वो सिर्फ बोलते रहेंगे, उनको सिर्फ लिसनर्स चाहिए, कोई मेरी सुने, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो। काफी लोगों को हीदर बुरे लगते हैं, काफी लोग हीदर को टालते हैं, इसलिए वो लोनलीनेस में है। दे आर दिस इज द रेमेडी फॉर लोनलीनेस। लोनलीनेस यानी जो अकेले पे अकेले हैं, वो अकेले हैं क्योंकि वो इतना बोलते हैं कि लोग उनको टालते हैं, उनको टाल देते हैं कि यार यार ये आ गया तो उसको बात नहीं करेंगे। उनका अगर नंबर आपको दिख जाए आपके मोबाइल पे, तो यार आपको वो इधर आप वो उसको मिस कॉल कर देंगे या फिर मोबाइल साइलेंट पे डाल के बाजू में रख देंगे, इसके साथ नहीं बात करनी, क्योंकि अगर मैंने फ़ोन उठा भी लिया तो 15-20 आधा घंटा जाएगा यार मेरा, उतना तो मेरे पास टाइम पास करने का वक्त नहीं है। और आधा घंटा जा भी जाए, मैं किसी के साथ आधा घंटा गप्पे भी मार दूंगा, लेकिन उसका ही सुनना पड़ेगा, मेरा तो कुछ नहीं सुनता यार, ये आदमी अपना ही सुनाता रहता है। तो कि लोग उनको टाल देते हैं फिर, और इसलिए वो अकेले रहते हैं। लेकिन ये लोग इतने चिकट रहते हैं कि वो आपको बिल्कुल पकड़ते हैं आप उनकी बात सुनने के लिए। ये निगेटिव स्टेट है चिकरी की। तो जैसे मैंने कहा ना, वी आर हीलर्स, सो हमें जजमेंट के पार जाते हुए इनको समझना पड़ेगा। तो क्या समझना है, कई बार ये लोग नीडी चाइल्ड जैसे अटेंशन सीकर रहता है। उनका बचपन में किसी ने सुना नहीं है, उनका किसी ने कुछ उनको अटेंशन नहीं दिया है। सो जो अटेंशन उनका कम रहता है, उन्हें उनको पहले हुए मिला हुआ वो अटेंशन पाने के लिए वो इसका सहारा लेते हैं। अगर हमने ये चीज़ें अगर हमने याद रखी, या फिर उनके पीछे जाके अगर हमने सोचा कि ये क्यों कर रहा है ये आदमी ऐसा, इसको क्यों चाहिए इतना अटेंशन, इसको क्यों चाहिए इतना ये, अगर इसका हमने सोच लिया तो फिर हम, जैसे मैंने कहा कि निगेटिवली दवाइयाँ न देते हुए हम काफ़ी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में से उसको समझ के, उसको जान के, उसका दर्द जान के अगर हमने दवाई दे दी, तो वो ज़्यादा असर करेगी, क्योंकि हमारी जो भावना है वो दवाई देने के वक्त वो भी अच्छी रहेगी। पॉजिटिव स्टेट अगर आपने देखा कि हिदर हिदर देने के बाद क्या पॉजिटिव स्टेट, क्या बदलाव आता है, तो ये लोग दूसरों का सुनने के लिए, ये लोगों को समझ आता है कि कैसे सुने दूसरों की, या फिर उनके मन में ये भी इच्छा होती है कि चलो इसकी भी सुनते हैं पहले, या फिर मेरी सुना है, लेकिन वो आपको भी बाद में पूछेंगे कि यार आप आपकी सुनाओ, आपने आपका क्या चल रहा है, आपका क्या हालचाल चल रहा है। और आप जो उनको बोलते हो उस पर वो ध्यान देंगे, उस पर वो कुछ अपना रिएक्शन भी दे देंगे, जो पहले वो नहीं देते थे। पहले आप कुछ भी बोलो वो बिना सुने अपना ही चालू रखते थे। सो दिस इज हेदर। सो जो बच्चे अपनी ही बातें करते रहते हैं, या फिर कुत्ते, अगर आपने देखा है ये रेमेडीज में कुत्तों को भी काफ़ी बार देता हूँ। सो हीदर में उन कुत्तों को देता हूँ
कि कुत्ते या फिर बिल्लियाँ अगर आपके घर में हैं, पेट डॉग्स, तो कई बार वो ओनर्स बोलते हैं कि हमारे घर में कोई भी आ जाए और हम अगर उनसे बात करते बैठे, तो वो हमारा डॉग आके भौंकता है और उसको लगता है नहीं मेरे साथ बात करो, उनके साथ बात मत करो। बच्चे भी रहते हैं ऐसे कि अगर मम्मी पापा भी बात कर रहे हैं या फिर कोई कोई मम्मी पापा अगर किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो वो बात बार बार आके अपना ही कुछ चलाते रहेंगे। इन सबको अगर आपने हीदर दे दिया, तो वो उनका जो टोकना है, बार बार आपका अटेंशन सीकिंग है, वो कम हो जाएगा। तो दिस इज फर्स्ट रेमेडी ऑफ लोनलीनेस। और जो दूसरी रेमेडी है लोनलीनेस की, वो लोग हैं जिनको काफ़ी वो इम्पेशेंट रहते हैं। दवाई का नाम है इम्पेशंस, और ये इम्पेशेंट लोगों के लिए है। वो ऐसे लोगों के लिए है, वो काफ़ी पंक्चुअल है। तो कई बार आपने देखा कि ऐसे लोग अगर 7 बजे का अगर रिसेप्शन है शादी का, तो बिल्कुल पौने 7 बजे वहीं 15 मिनट पहले वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ तो दूल्हे दुल्हन का भी पता नहीं रहता स्टेज पे, लेकिन ये पहुँच जाता है क्योंकि उनको बिल्कुल दे आर इम्पेशेंट। तो वो बिल्कुल वो राह नहीं दे सकते किसी भी चीज़ की। तो वो बिल्कुल पहुँच जाते हैं वहीं पे, और काफ़ी क्विक रहता है उनका काम, काफ़ी क्विक रहता है। उनको लगता है कि यार ये 1 घंटा भी आधे घंटे में ख़त्म हो जाए। ये वही लोग हैं जिनको सेकंड सेशन में ही पूरी रेमेडीज जाननी थी। हमने बार बार इम्पेशंस का जिक्र किया है अब तक। ये वही लोग हैं जो इस सेशन को भी 1.5 स्पीड पे देख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है यार ये क्यों 40 मिनट बोलता रहता है ये आदमी, इसको 20 मिनट में ख़त्म करते हैं इस सेशन को देख के। तो ये जो लोग, जिनको कई बार लोग, अगर मैं स्लो बात कर रहा हूँ तो ठीक है, डेढ़ डेढ़ गुना स्पीड में देखे, लेकिन जिनको ये करना है कि यार ये 40 मिनट में नहीं दे सकता, 20 मिनट ही दे सकता हूँ, तो डबल स्पीड में पढ़ सुनते हैं ताकि जल्दी से जल्दी मैं सुन पाऊँ। ये वो लोग हैं। तो ये अकेले क्यों हैं? क्योंकि इनका स्पीड इतना है कि कई बार ये उनकी स्पीड की वजह से आगे जाते हैं और अकेले उनको राह देखनी पड़ती है कि बाकी लोग कब आ जाए। ये वही लोग हैं जो एक बार उनको सिग्नल मिल जाए तो बाकी के लोग आ गए, इसका ये नहीं कहेंगे ये पहले वहां जाके गाड़ी रुकवाएंगे, बाद में लोग आते रहेंगे। हम जब 4-5 लोग 4-5 कार लेके जाते हैं ट्रिप को, तो यूजुअली हम देखते हैं कि सब आ जाए तो ही आगे जाएंगे। किसी को अगर पीछे रह गए तो ये उसके लिए नहीं ठहरेंगे, ये बोलेंगे नहीं नहीं वो आप, हम अगर पुणे से महाबलेश्वर जा रहे हैं, वो बोलेंगे बीच बीच में कुछ नहीं रुकूंगा, मैं डायरेक्ट महाबलेश्वर जाके आपका राह रुकूंगा। तो वो वहीं पे अकेले तो रह जाएंगे, क्योंकि बीच में लोग मैप्रो में ठहरे थे या फिर कोई वड़ा पाव खाने ठहरे थे, कोई चाय पीने ठहरे थे, ये नहीं ठहरेंगे। उनको लगता है नहीं नहीं जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना है। तो जो लोग ऐसे करते हैं वो तो हमेशा वहां जाके अकेले ही तो रहते हैं। ये जो फास्ट चीज करनी है ना, ये सब जगह पे रहता है उनको। अगर उन्होंने आपको कहा कि ये साफ करना है, वो काम करना है, फाइल्स ठीक से लगानी है, इसको करना है, तो वो नॉर्मल अगर 2 मिनट में होता है तो उनको वो 1 मिनट में चाहिए। तो काफ़ी इनर टेंशन रहता है, फ्रस्ट्रेशन रहता है, क्योंकि उनका स्पीड अच्छा रहता है, लेकिन औरों का स्पीड नॉर्मल रहता है, इनका ज़्यादा रहता है। लेकिन उनको लगता है कि यही स्पीड नॉर्मल है, जो लोग नॉर्मल है वो स्लो है। जो लोग स्लो रहते हैं वो तो उनको लगता है यार ये तो, उस पर तो वो मार पीट देंगे उनको जो बिल्कुल स्लो है उनको। सो ये सब फास्ट वाले लोग हैं। ये काफ़ी जल्दी काम करता है, इससे उनकी गलतियां भी होती है, लेकिन उनको जल्दी करना, कोई भी चीज़ फटाक से करना है, कोई भी चीज़ जितनी कम समय में हो जाए, ये उनके ज़िंदगी का मकसद रहता है। और ये इन लोगों को इम्पेशंस अगर आपने दे दिया, तो पॉजिटिव स्टेट उनकी पेशेंस और जेंटलनेस आ जाता है। पेशेंस आ जाता है कि यार थोड़ा देर तक रुके और देखे कि क्या हो रहा है औरों का, और औरों के साथ चले जाएं, ना कि जल्द जल्द करके आगे जाए। और जेंटलनेस, क्योंकि अगर जो लोग उनके पेस के अनुसार अगर काम नहीं कर पाते, तो भी वो जेंटली उनको बोल सकते हैं कि यार ज़रा फास्ट कर दो, ऐसे करोगे तो फास्ट हो जाएगा। ना कि वो चिढ़ के बोलेंगे कि यार तुम तो बिल्कुल निकम्मे हो, आपसे कुछ भी काम ठीक से नहीं हो पाता, फास्ट नहीं हो पाता। ऐसे नहीं हो जाएगा। सो इम्पेशंस इज फॉर लोनलीनेस, हीदर और हेदर इज फॉर लोनलीनेस। तीसरी एक रेमेडी है वाटर वॉयलेट, उसके बारे में नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी दवाई है। उसके काफ़ी सारे पहलू है अलग अलग, तो उसको थोड़ा सा धीरे से लेंगे। 40 मिनट के बाद तीसरी रेमेडी नहीं लेंगे। लेकिन ये बिल्कुल याद रखिए कि किसी भी रेमेडी आपको उसका स्वभाव अच्छा लगे ना लगे, किसी को हम जज नहीं करने वाले। हम यहाँ हीलिंग करने आए हैं, सबको साथ लेके आगे जाना है, सबको साथ लेके
उनकी जो खामियां हैं वो निकालनी है, ताकि उनमें से जो अच्छी आदमी है वो बाहर आ जाए। ये दूसरों के साथ अगर हम करेंगे तो खुद के साथ भी करेंगे, जो हमारी जो खामियां हैं उनके तरफ भी हम जेंटल रहेंगे। तो ये सब सिखाने के लिए भी मार्शल आर्ट रेमेडीज है। सो ऑन दिस नोट आई थिंक वी विल स्टॉप हियर फॉर दिस सेशन। आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं तीसरे रेमेडी के साथ, अकेलेपन के लिए। थैंक यू।